बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लास्ट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स का है। आज का जो लास्ट लेक्चर है इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, पहला जो टॉपिक है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और स्टूडेंट्स जो दूसरा टॉपिक है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि दोनों टॉपिक से क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक है दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपको याद हो जो हमने सॉफ्टवेयर का चैप्टर पढ़ा था, तो सॉफ्टवेयर की हमने जो डिटेल पढ़ी थी उसके अंदर हम देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम को या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम अपने कंप्यूटर को यूज करने के लिए यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। इसकी मैं अनदर डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि आप लोग यूज़ करते हैं अपने घर में कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, उन कंप्यूटर्स के ऊपर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं। लाइक अगर आपने टाइपिंग करनी है, आपने कोई लेटर टाइप करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करने के लिए आपको उससे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? वो विंडोज़ है। मोस्टली केसेस के अंदर विंडोज़ को हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास यूनिक्स, लिनक्स और भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मार्केट में मौजूद है, लेकिन जो सबसे वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो स्टूडेंट्स आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ना तो टाइपिंग कर सकते हैं, ना उसके माउस को यूज़ कर सकते हैं, ना उसके कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसके प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं, और ना ही उसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर के लिए। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर जो है वो रन नहीं हो सकता। तो उसमें हम जो एग्जाम्पल आज देखेंगे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की है, क्योंकि मोस्टली जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। सो पर्सनल कंप्यूटर्स मोस्टली यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये मैंने बताई कि हम लोग जो घरों में कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जो स्टैंड ऑन पीसीज है जिसको सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ करता है, या आप अगर कॉलेजेस के अंदर लैब्स के अंदर आपने कंप्यूटर देखे होंगे वो भी आपके पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल होता है और उसी को यूज़ करते हैं। द नेम ऑल्सो रेफर्स एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और स्टूडेंट्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने जो है वो हमें प्रोवाइड किया है, तो दैट्स वाई हम उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम भी देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उसका GUI इंटरफेस है, मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन आपको ग्राफिक फेस के अंदर आपको जो उसका इंटरफेस नज़र आता है। लाइक स्टूडेंट, अगर आप लोग यूज़ करते हो अपने घरों के अंदर, या आपने अगर कंप्यूटर लैब के अंदर यूज़ किया हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने देखा होगा कि आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो नज़र आता है जब भी आपने विंडोज़ को ओपन करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होता है कि आप जस्ट क्लिक करने से कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन कर लेते हैं और आप कॉपी और पेस्ट भी इजीली कर सकते हैं। सो दैट्स वाई स्टूडेंट हम कह सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज़ वेरी वेरी बिग एडवांटेज ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और स्टूडेंट, इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास विंडोज़ 98 अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। 98 के अंदर इसको यूज़ किया जाता था। विंडोज़ XP ये भी ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसको भी अब यूज़ नहीं करते। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, और स्टूडेंट्स इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ का यूज़ हो रहा है विंडोज़ 10 है। हो सकता है आपके कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ 10 ही यूज़ हो रही हो, लेकिन उसके अलावा विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 जो है वो भी काफ़ी कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ एडवांटेजेस हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके जो एडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास, इट गिव्स इजीनेस टू यूजर्स। स्टूडेंट्स, अगेन अभी हमने जो बात की थी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को, दैट्स वाई इट्स वेरी इजी टू यूजर्स कि उसको यूज कर सके इजीली। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन बी मैनेज्ड इजीली। अगेन स्टूडेंट, GUI इंटरफेस की वजह से हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को इजीली जो वो मैनेज कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल को जो इजीली किसी भी फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको कॉपी पेस्ट के अलावा उसको कट या पेस्ट भी आप इजीली कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स, विंडोज़ का एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि विंडोज़ हमें मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता है। मीन आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं।
लाइक स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम आपके पास मौजूद है पर्सनल कंप्यूटर्स, या आप कॉलेज की लैब के अंदर कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एक वक्त में आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, हो सकता है उसके साथ साथ आपने इंटरनेट के लिए ब्राउज़र जो गूगल का क्रोम, उसको भी ओपन किया हो सकता है उसके साथ साथ आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ किया हो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी आपने ओपन किया हो। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो आपके एक ही वक्त में रन हो सकते हैं इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। स्टूडेंट्स, उसके बाद स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर इज़ वेरी इजी। अगेन स्टूडेंट्स, कि आपने अगर मल्टी प्रोग्राम से ओपन किए हुए अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक ईजिली स्विच हो सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग बाय द माउस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास बेनिफिट्स हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। स्टूडेंट्स, एक दो इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने ये बात की कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर। क्यों? सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको ग्राफिकल इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है यूज़र को, और यूज़र अपने कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे इस लेक्चर का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या जिसको हम SDLC का नाम देते हैं, वो क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम भी देते हैं। आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर या इंटरनेट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो याद रखिएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ही चीज़ के दो नाम है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे टू डेवलपिंग सिस्टम। टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज सिस्टम, SDLC कंसिस्ट ऑफ दीज फेजेस। स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑर्गेनाइज सिस्टम या ऑर्गेनाइज वे में सिस्टम को डेवलप करने का मतलब क्या है। सर देखिए, एक चीज़ ये होती है कि हमने अगर कोई फॉर एग्जांपल एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक घर बनाना है, एक हाउस हमने जो है वो बनाना है। सर एक जो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि हम सिंपली क्या करें, हम घर के ऊपर जो है वो आप मिस्त्री लें, आप उसके साथ साथ आप ब्रिक्स प्रोवाइड जो है वो परचेज़ करें, आप सीमेंट परचेज़ करें, आप बजरी परचेज़ करें और डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करें, आप काम शुरू करवा दें। लेकिन आप ये चीज़ ना देखें कि आपने कितने जो है वो रूम्स बनाने और हर रूम की जो पैमाइश है वो कितनी होगी, लेंथ और विड्थ कितनी होगी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस ऑर्गेनाइज्ड वे में जो डेवलप करने का सिस्टम मतलब ये होता है कि अगर आप सबसे पहले उस घर के लिए एक स्पेसिफिक मैप बनवाए किसी इंजीनियर से, जो आपको ये बताएगा कि कितना इसमें यहाँ पे ईंटें यूज़ होंगी इस घर के अंदर, कितना सीमेंट यूज़ होगा, कितनी बजरी यूज़ होगी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम जब सिस्टम को डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसके लिए भी हम ऑर्गेनाइज्ड वे को यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ फेजेस मौजूद है, हम उन फेजेस को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो फेजेस कौन कौन सी है उसके बारे में आपको वन बाय वन मैं बता देता हूँ। बेसिकली दीज आर 7 फेजेस। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि 7 फेजेस के अंदर हम किस तरह क्या काम करते हैं। स्टूडेंट, जो SDLC के अंदर सबसे पहली फेज है दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये होता है कि इनिशियल जो आपका एनालिसिस होता है सिस्टम का, वो इसके अंदर देखा जाता है। और इसके अंदर जो बेसिकली सब फेजेस हमारे पास मौजूद है वो ये है कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। सर सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि आपने जो सिस्टम डेवलप करना है वो है क्या, बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना। मीन जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी आप डेवलप क्या करें, आप बना क्या रहे, तब तक आप अगली फेजेस पे नहीं जा सकते। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन का यही मतलब है कि आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम बेसिकली है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कॉलेज का एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली वो है क्या। अब वो सिस्टम क्या है, वो बेसिकली एग्जामिनेशन सिस्टम है बेसिकली एक। तो इसका ये मतलब है कि सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो ये बात आएगी कि दिस इज एन एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ ए कॉलेज। तो सिर्फ उसके बाद जो सेकंड है वो है सिस्टम स्कोप, कि उसके बाद ये देखा जाता है कि सिस्टम का स्कोप क्या है, कि सिस्टम जो है आपका कितना बजट है उस सिस्टम का, पॉलिटिकली वो आपका सिस्टम जो है वो कब तक बन सकता है, कब तक नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर बजट है, मैं कहता हूँ आपने घर बनाना है, अगेन एग्जांपल लेते हैं हम रियल टाइम अपने घर की, कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं और आपके पास जो बजट है वो 20 लाख रुपए है। स्टूडेंट्स, अब ये आपने देखना है कि 20 लाख के अंदर आपका घर बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब पॉसिबल है कि आपने जो घर बनाना है वो 20 लाख से ज़्यादा का बने, तो बेसिकली आपका जो सिस्टम का स्कोप है वो आपकी बाउंड्री से बियॉन्ड हो गया, आगे बढ़ गया। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपका जो सिस्टम का स्कोप हो विद इन आपकी बाउंड्रीज के अंदर रहे। नंबर 3 के ऊपर ऑल्टरनेट सोल्यूशंस। फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखा जाता है कि हमारे पास सोल्यूशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं और उन सोल्यूशंस में से जो बेस्ट सोल्यूशन है वो हमने जो है वो यूज़ करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल 2 चीज़ों पे इंप्लीमेंट हो सकता है। एक तो ये कि आप एक न्यू सिस्टम बना रहे हैं और दूसरा ये कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम मौजूद है लेकिन आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स दोनों केसेस के अंदर आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। तो आपने ये देखना है कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है जिसके थ्रू आप अपना सिस्टम जो है वो अच्छा बना सकते हैं। तो नंबर 4 के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी। स्टूडेंट्स दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम बजट के बारे में ख़ास तौर पे देखते हैं कि हमारे सिस्टम का जो हम सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं उसका बजट कितना होगा। मीन आपका बजट जो है वो आपके जितना आपने बजट इसके लिए डिस्क्राइब किया है उससे एक्सीड ना कर जाए। मीन बजट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आपका जो क्लाइंट है वो उसको अफोर्ड ही ना कर सके। स्टूडेंट्स उसके बाद लास्ट के ऊपर प्रिलिमिनरी प्लान। स्टूडेंट प्रिलिमिनरी प्लान के अंदर ये होता है कि हम जो भी हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम किए होते हैं हम उसकी एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि यही डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट स्टूडेंट्स हमारे जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें हेल्पफुल होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास नंबर 1 फेज़ जिसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने ये चीज़ें देखी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं नंबर 2 के अंदर हमारे पास कौन सी फेज़ अवेलेबल है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स नंबर 2 के ऊपर हमारे पास जो फेज़ है दैट इज सिस्टम एनालिसिस। System analysis, here the analyst would sum up the requirements of the system from the users and the managers. Since analysis की phase के अंदर एक system analyst की post होती है। So system analyst एक user होता है, एक person होता है जो पूरे system जो analysis का आपका SDLC का circle होता है इसका इंचार्ज होता है। वो हर चीज़ को वही लुक आफ्टर करता है। तो सिस्टम एनालिसिस के अंदर जो सिस्टम एनालिस्ट होता है बेसिकली वो यूज़र होता है, एम्प्लॉय होता है। वो क्या करता है, वो सम ऑफ करता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके सिस्टम की, क्या आपके सिस्टम को अगर बनाया जाएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एनालिसिस के अंदर उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, क्योंकि जब तक आप यूज़र से या आपका जो क्लाइंट है उससे रिक्वायरमेंट्स आप गैदर नहीं करेंगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने सिस्टम के अंदर बनाना क्या है। और स्टूडेंट्स बेसिकली ये आप जो एनालिसिस के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उसके लिए आप यूज़र्स और जो मैनेजर्स होते हैं आपके ऑलरेडी अगर कंपनी के अंदर मौजूद है यूज़र्स और मैनेजर्स, तो आप उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। सो नंबर 3 के ऊपर हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन। इट डिस्क्राइब्स द जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास सिस्टम एनालिसिस के अंदर जो सिस्टम एनालिस्ट हमें प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट्स, उन रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन की शक्ल में हम जो है वो फंक्शनल डिज़ाइन की शक्ल में प्रोवाइड करते हैं। कैसे, हम उसकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ है प्रपोज सिस्टम की उसको हम डिज़ाइन करते हैं कि वो कौन कौन सी होंगी। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ अ प्रपोज सिस्टम विल डिलीवर द फंक्शनल कैपेबिलिटीज़। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो प्रपोज सिस्टम की फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ है वो डिलीवर कैसे होंगी, वो काम कैसे करेंगी। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका डिज़ाइन की फेज़ के अंदर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि हमारी जितनी भी फेजेस है हर फेज़ जो है वो प्रीवियस फेज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मीन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो फेज़ है वो आपकी फेज़ जो हेल्पफुल है सिस्टम एनालिसिस के लिए, और आपकी जो सिस्टम एनालिसिस की फेज़ है वो हेल्पफुल है सिस्टम डिज़ाइन की फेज़ के लिए। मीन सिस्टम डिज़ाइन की फेज़ तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप सिस्टम एनालिसिस की फेज़ को नहीं कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब है कि हर जो आपकी फेज़ है वो प्रीवियस फेज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो उसके बाद हमारे पास नंबर 4 के ऊपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, कोडिंग। इट कंसिस्ट ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स कोडिंग का ये मतलब होता है कि डिज़ाइन के बाद डिज़ाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो आपके सिस्टम डेवलपर होते हैं या इनको सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहते हैं और सिस्टम डेवलपर का भी हम नाम देते हैं या कंप्यूटर प्रोग्रामर का भी हम नाम देते हैं, उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है डिज़ाइन। और स्टूडेंट वो उस डिज़ाइन की बेस के ऊपर कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम C++ बेसिक लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर की मौजूद है। किसी भी लैंग्वेज को वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपर जो है वो यूज़ करता है और कोडिंग करता है। कोडिंग करके वो प्रोग्राम लिखता है। इट इज़ अ कोर एरिया एंड नीड अ लॉट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर जो काफ़ी टाइम जो है वो लगता है, और प्रोजेक्ट में जो मेन आपका एरिया होता है वो यही एरिया होता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कोडिंग का जो आपका टाइम होता है, कोडिंग के जो फेज़ होती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और कोडिंग की फेज़ जो वो डिपेंड कर रही होती है आपके सिस्टम डिज़ाइन की फेज़ के ऊपर। तो अगर कोडिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपर को या सिस्टम डेवलपर को कोई भी इशू आता है तो वो कांटेक्ट करते हैं सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं उनसे, कि अगर डिज़ाइन में कोई चेंज करवानी है, कोई अपग्रेडेशन करवानी है एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कोडिंग की फेज़ जो SDLC के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। नंबर 5 के ऊपर हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग की। आफ्टर हैविंग प्रॉपर हार्डवेयर रिक्वायर्ड द प्रोग्राम्स मस्ट बी टेस्टेड प्रॉपरली। अब स्टूडेंट्स सिस्टम टेस्टिंग का क्या मतलब है कि अगर आपने कोड बना लिया, आपने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, अब आपको प्रॉपर हार्डवेयर अगर मिल गया सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप फिर उसको टेस्ट करते हैं चला के, क्या या आपका जो प्रोग्राम है वो वही फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वही फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है
जो आपने सिस्टम एनालिसिस की फेज़ के अंदर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर जो है वो बताए थे, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आपको दोबारा से कोडिंग फेज़ पे जाना पड़ता है और कोडिंग फेज़ पे जो प्रोग्रामर है उसको फिर चेंज करते हैं। तो आपकी सिस्टम की टेस्टिंग की फेज़ का मतलब यही है कि सिस्टम को टेस्ट किया जाए कि आया जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स को आपका सिस्टम मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ उसके बाद नंबर 6 के ऊपर हमारे पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा टू न्यू वर्किंग इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, हार्ड सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का जिस तरह नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली आप अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं कि आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट होना, कि आपने सिस्टम अगर कंप्लीट कर लिया है, उसकी आपकी तमाम फेजेस जो है सिस्टम टेस्टिंग तक जो है वो ओके हो गई हैं, तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यही बात है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम काम कर रहा है, उसको आपने अपग्रेड करना है तो उसको आप टोटली रिप्लेस कर देंगे। अगर आपका न्यू सिस्टम है तो आप न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होती कितने तरीक़ों से है, लेट्स सी कि वो कौन कौन से जो अप्रोचेस हमारे पास मौजूद हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन may be achieved in 5 approaches. So it's basically 5 approaches हमारे पास मौजूद है अगर हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है किसी जगह पे। पहली है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का ये मतलब है कि अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है तो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को टोटली ख़त्म करके, डिलीट करके आप टोटली अपना जो न्यू सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसका ये मतलब है कि आपका जो ओल्ड सिस्टम है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी और आपका न्यू सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा जो तरीका है वो है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फ्रेंड्स, फेज इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बेसिकली ये होता है कि आप सिस्टम की कुछ फेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कंप्लीट सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप फेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उस फेजेस के थ्रू आप ये देखते हैं कि आपका सिस्टम सही काम करेगा या नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप ओल्ड सिस्टम को इमीडिएटली जो है वो स्टक ऑफ नहीं करते, डिलीट नहीं करते, ओल्ड सिस्टम भी आपका जो है वो साथ साथ चल रहा होता है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 के ऊपर पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये होता है कि आपका ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम पैरेलली परफॉर्म करना शुरू करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपका न्यू सिस्टम अगर वर्किंग फाइन कर रहा है, अच्छी वर्किंग कर रहा है, तो फिर आप ओल्ड सिस्टम को जो डिलीट करते हैं या उसको ओल्ड सिस्टम को आप गेट ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट आपका न्यू सिस्टम वर्किंग फाइन नहीं कर रहा होगा तो फिर आप ओल्ड सिस्टम को स्टिल जो है वर्किंग कंडीशन में रखते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर हमारे पास पायलट इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि हम कुछ डिपार्टमेंट्स को जो है वो आप जो है वो सिस्टम उन पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इस तरह ये देखा जाता है कि उन डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आपका न्यू सिस्टम जो है वर्क फाइन कर रहा है, अच्छी वर्किंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर आप उसको जो है वो तमाम जो आपकी कंपनी है उनके तमाम डिपार्टमेंट्स पे आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरीके थे इम्प्लीमेंटेशन करने के। फ्रेंड्स, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके यूज़र को ट्रेनिंग देना, वो भी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की फेज़ के अंदर आता है। सो यूज़र की ट्रेनिंग का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हमने कंपनी के अंदर जो कोई भी सॉफ्टवेयर जो वो डेवलप करके दिया। अब सर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद पॉसिबल है कि उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना ना जानते हो, और मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि वो लोग नहीं जानते यूज़ करना। तो होता ये है कि जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करती है वो उसके साथ साथ वो उसके यूज़र्स को ट्रेनिंग भी देती है ताकि वो सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज़ कर सके। तो सिंस यूज़र ट्रेनिंग जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ है कि इसके अंदर ये किया जाता है कि आप जो क्लाइंट आपकी कंपनी है उसके यूज़र्स को ट्रेंड किया जाए ताकि वो ईजिली अपने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके जो आपने उनको प्रोवाइड किया है। क्योंकि अगर उनके यूज़र्स उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते तो उस कंपनी को सॉफ्टवेयर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी नंबर 6 थी। उसके बाद नंबर 7 और लास्ट जो हमारी फेज़ है दैट इज़ मेंटेनेंस फेज़। इन द लास्ट फेज़ ड्यू मेंटेनेंस एंड हेल्प इज़ प्रोवाइडेड टू द यूजर्स अगेंस्ट देयर क्यूरीज एंड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। दिस फेज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस की फेज़ जो है बेसिकली ये नेवर एंडिंग फेज़ है। जब तक आपका वो सॉफ्टवेयर चलेगा उस कंपनी में आप उसकी मेंटेनेंस को प्रोवाइड करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो प्रोजेक्ट पे पड़ती है वो मेंटेनेंस कॉस्ट ही होती है। और स्टूडेंट, इसके अंदर ये होता है कि कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है यूज़र्स को सॉफ्टवेयर के मुतालिक तो वो कंपनी को जिसने वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया होता है उनको बताते हैं और वो उसको फिर लुक आफ्टर करते हैं और चेक करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। सिर्फ उसके बाद अगर फॉर द स्पेसिफिक टाइमिंग अगर आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो, आपकी जो क्लाइंट कंपनी है उसने अपडेट करवाना हो सॉफ्टवेयर, तो फ्रेंड्स फिर भी आप जो है वो मेंटेनेंस की फेज़ के ऊपर ही काम करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली मेंटेनेंस की फेज़ जो है कि जब तक आपकी क्लाइंट कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही होगी तब तक आप जो है वो मेंटेनेंस की करते रहेंगे। जब वो उसको यूज़ करना छोड़ देंगे तब आप मेंटेनेंस की फेज़ को जो है वो
छोड़ देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और फिर उसके कुछ एडवांटेजेस देखे। और फ्रेंड्स विंडोज़ के बारे में हमने क्यों डिटेल देखी, क्योंकि विंडोज़ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स है उन पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रेंड्स उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या जिसको हम इन शॉर्ट SDLC का नाम देते हैं वो क्या चीज़ है, उसकी कौन कौन सी फेजेस हैं। बेसिकली उसकी 7 फेजेस हैं और हमने उन 7 फेजेस के बारे में बात की कि उन फेजेस के अंदर क्या क्या काम होता है और किस तरह हम काम करते हैं, और अगर हमने किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो तो हम उन फेजेस से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि हम किसी भी फेज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम फेज़ नंबर 4 के ऊपर है तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेज़ नंबर 4 पे फेस होती है तो हम फेज़ नंबर 3 पे मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रीवियस फेज़ पे मूव नहीं कर सकते। तो ये फेजेस ऐसी हैं कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 के बाद आप उसको बैकवर्ड मूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।